Greetings everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss the Hindu analysis and Jitendra sir could not be taking up this session today, so I am going to take it up for you. It is 26 मई 2023। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है आज के द हिंदू को हम जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है अपना। आप जितेंद्र सर टॉपिक पहले बताते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। और मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन रहता है, मैं न्यूज़ के कवरेज में जाता हूँ। मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि एक एस्पिरेंट जो कि एक एग्ज़ामिनेशन में अपीयर कर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखने के बाद उस न्यूज़पेपर को पढ़े भी। ये नोट्स पके पकाए आपको मिल जाएं, ये एक तरीके से हमारे लिए लर्निंग जोन रहता है कि किस तरीके से हम अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं या किन एरियाज़ पे हम पे फोकस करना चाहिए। अब क्योंकि मेरा तरीका न्यूज़ पढ़ाने का है, तो सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मेन बात हो रही है अभी फ़िलहाल, उसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, IRDA, ठीक है, IRDA एक तरह का ऐसा अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें कि सभी कुछ इंसान का कवर हो जाए। अब दोस्तों हर आदमी को क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस अलग, हेल्थ इंश्योरेंस अलग, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अलग, एक्सीडेंट वाले इंश्योरेंस अलग, राइट, ये सब लेने पड़ते हैं, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि प्रीमियम निकलवाना, जमा करने में एक तो प्रॉब्लम होता है, दूसरा अगर कुछ नुकसान हो जाता है अपना, है ना, दूसरा अपना कुछ अगर नुकसान हो जाए और अपने को इंश्योरेंस का अमाउंट चाहिए रहे, तो क्लेम सेटलमेंट बहुत समय लगा देता है। क्लेम सेटलमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे में एक सिंगल पॉलिसी आ जाएगी तो क्या होगा, सिंगल पॉलिसी आने से क्लेम सेटलमेंट फटाफट फटाफट हो जाएंगे और आसानी से एक ही जगह पे आप रजिस्टर करके क्या करा सकते हैं, अपनी सभी चीज़ों को करा सकते हैं। तो इसमें मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि जो डेथ रजिस्ट्री होती है, जो डेथ रजिस्ट्री होती है उसको इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया का इंश्योरेंस रेगुलेटर प्लान अगर फ्रक्टिफाई हो गया, यानी अगर फुलफिल हो गया, हाउस होल्ड्स जितने भी हैं पूरे देश भर में, उनको एक अफोर्डेबल सिंगल पॉलिसी मिल जाएगी जिसमें हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ये सभी तरह के क्लेम्स कुछ ही चंद घंटों में सेटल हो जाएंगे। और वैल्यू एडेड सर्विस, जो पॉलिसी खरीदने के दौरान कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी का जो फ़ायदा है वो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जहाँ पे हमारी कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो हमारे लिए है कि पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, यानी कि जितने भी घर हैं सारे इंश्योरेंस नहीं लेके रखे हैं। और जितना इंश्योरेंस कवर रहता है कंट्री का, कहते हैं कि लोग उतने ज़्यादा अवेयर हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक तरह का बंडल्ड प्रोडक्ट बनाया है दैट प्रोवाइड सिटीजन्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल रिस्क्स, राइट। और होगा क्या ऐसे, क्लेम सेटलमेंट को कैसे करेंगे, डेथ रजिस्ट्रीज को एक कॉमन इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म में लिंक कर देंगे। अभी जो डेथ रिकॉर्ड्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रहते हैं, बर्थ और डेथ रिकॉर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट के पास रहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं इसमें कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए IRDA की जो एक्ट है, IRDA एक ऐसी बॉडी है, IRDA की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या करती है, इंश्योरेंस के नॉर्म्स बनाती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस देती है, पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन किस तरीके से इंश्योरेंस देगी, उसके नॉर्म्स और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये याद रखना है आपको। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की बात कर रहा है कि कुछ कानून व्यवस्था, कुछ लॉज में चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हमें इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए। और इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ग्राम पंचायत से लेके, जिला से लेके राज्य स्तर तक ये पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी का अप्रोच होगा। तो ग्राम पंचायत का मतलब ये है कहीं ना कहीं हम विलेज एरियाज़ में इंश्योरेंस कवर को, विलेज एरियाज़ में
इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको कह रहे हैं जो IRDA के चीफ हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, देवाशीष पांडा। IRDA के चेयरमैन जो हैं देवाशीष पांडा, उन्होंने कहा कि अगर ये चेंजेस हम ले आए तो 1.2 करोड़ जॉब्स नई क्रिएट होंगी। पहली चीज़, इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा। दूसरी चीज़, और तीसरा फायदा ये है कि ये UPI लाइक मोमेंट हो जाएगा इंश्योरेंस का, जहां पे कि हम जनरल और लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स को कह सकते हैं। तो आप सिंपली आप सिंपली इसको ऐसे समझे, आप सिंपली इसको ऐसे समझे, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके आपको बताता हूँ कि IRDA ने क्या अनाउंस किया है, भीमा ट्रिनिटी, भीमा कह रहा हूँ, बीमा ट्रिनिटी, ठीक है। IRDA ने बीमा ट्रिनिटी अनाउंस की है। अच्छा, ये किस में आ सकता है? तो ये आपका सोशल सिक्योरिटी वाला जो भी एरिया है, सोशल सिक्योरिटी वाला जो भी एरिया है, वहाँ पे ये आ सकता है, बीमा ट्रिनिटी, IRDA। IRDA के चीफ का नाम क्या है? IRDA के चीफ का नाम है देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल इंश्योरेंस कवर। दूसरा, होलिस्टिक कवरेज, होलिस्टिक कवरेज जिसमें आपके हेल्थ, जिसमें आपकी लाइफ, जिसमें आपका एक्सीडेंट, सभी कुछ आ जाए। तीसरा, पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी increasing the penetration of insurance policy by incorporating ग्राम पंचायत to state level administration, by incorporating ग्राम पंचायत to state level administration। तीसरा फायदा इसमें क्या होगा? तीसरा फायदा इसमें यह होगा, सिंगल डेटाबेस, with integrated death registry, single database with integrated death registry, quicker claims settlement, sometimes within hours। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या फ़ायदे हो रहे हैं इस नए पॉलिसी के, तो आप उसको ये सारी चीज़ें, बीमा ट्रिनिटी के ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि अफोर्डेबल एक्सेसिबल इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। अफोर्डेबल एक्सेसिबल इंश्योरेंस कवर होने के साथ साथ होलिस्टिक कवरेज है, पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और ग्राम पंचायत से लेके स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट तक सबको इन्वॉल्व है इसमें। सिंगल डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और क्विकर क्लेम सेटलमेंट होगा। तो हमारे पास अगर कोई पूछे प्रोस या एडवांटेजेस, या हमें लिखना हो पर्पस, तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। साथ ही में अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई आंसर राइटिंग ही आ जाए, इस पे आंसर राइटिंग ही आ जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं? तो यही सारे क्या हो गए? डिफेक्ट्स हो गए। इसका जस्ट अपोजिट अपना डिफेक्ट्स हो जाएगा, और उनका जो वे फॉरवर्ड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरीके से हम न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं। चलिए, ये वाली न्यूज़ हमने कवर करी है। इसका जब हम अभी पेज 12 पे बढ़ेंगे आगे, तो हम पेज 12 पे और भी देखेंगे कि क्या चीज़ें फर्दर हमारे लिए आगे आ रही है। दूसरी न्यूज़ हमारे लिए ऑब्वियसली हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे बायलैटरल रिलेशन से भी इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये इंडिया के गवर्नेंस और इंडिया की सिक्योरिटी से है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। चाइना क्या कर रहा है? मॉडल विलेजेस बना रहा है। अब जैसे हम लोगों ने अनाउंस किया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सिंपली एक ऐसा स्कीम है जिसमें हमें बॉर्डर एरियाज़ पे गाँव बसाने हैं। अच्छा, क्या होता है, सन्नाटा रहता है जब, तो आतंकवादी भी आ जाते हैं, घुसपैठिया भी आ जाते हैं, राइट? तो बड़ा प्रॉब्लम होता है ना? लेकिन ये जब आप कर रहे हैं क्या, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जब आप वहाँ गाँव बसा देंगे, तो गाँव बसाने के बाद क्या होगा, गाँव बसाने के बाद जो ग्रामीण लोग हैं, वो किसी भी तरह का इनकर्जन होता है, कुछ भी होता है, तो उसको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये कहा है यहाँ पे कि चाइना जो है, एक ज़ियाकोंग मॉडरेटली प्रॉस्पेरस विलेजेस, क्या बोलते हैं, ज़ियाओ कांग, यानी कि ज़ियाओ कांग बसा रहा है एलएसी के मिडिल रीजन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, वो कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, राइट? तो उसमें एक वेस्टर्न एरिया है, मिडिल एरिया है और ईस्टर्न सेक्टर है। तो वेस्टर्न सेक्टर पे तो बवाल हुआ था गालवान घाटी के पास अप्रैल 2020 में, तो वहाँ पे तो मिलिट्री प्रेजेंस अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी जो मिडिल एरिया है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका है, और जो ईस्टर्न सेक्टर है, यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो इलाका है, वहाँ पे भी हमारी मिलिट्री का थोड़ा सा फोकस भी कम है और उतना डिप्लॉयमेंट उधर नहीं है। तो वहाँ पे जब भी हमारी इंडियन मिलिट्री पेट्रोलिंग कर रही है, तो वो देख रही है कि यार ये तो यहाँ पे तो चाइना तो गाँव बसा रहा है। तो कुछ जो नाम हैं, जो जगह के नाम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाराहोती, राइट? बाराहोती हिमाचल प्रदेश के पास है, 300 से 400 घर बना दिए हैं चाइना ने 90 से 100 दिनों के अंदर अंदर, राइट? और जब भी माना, नीति और थांगला एरिया में जब भी पेट्रोलिंग होती है, तो ये अभी यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस 2023 के पेपर में जो अभी हुआ है 14 मई को, उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ें थी क्वेश्चन पेपर में। तो न्यूज़पेपर सिर्फ आपको यूपीएससी में नहीं, स्टेट पीसीएस में भी बहुत हेल्प करता है। तो पूछा था कि माना, नीति, थांगला ये एरिया कहाँ पे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ये एरिया है। और बॉर्डर सेटलमेंट विलेजेस जो बना रहे हैं, वो थॉलिंग इलाके में भी बना रहे हैं, राइट? सुपरस्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग्स इन बोथ लोकल लोकेशंस आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो कामेंग एरिया है, जहाँ पे 2 गांव ऑलरेडी बसा दिए हैं इन कूना काउंट्री, कंसिस्टिंग ऑफ 41 हाउसेस, और 200 लोग ऑलरेडी रहने लगे हैं मेनबा एथनिक कम्युनिटी के। मेनबा एथनिक कम्युनिटी, इसका मतलब मेनबा एथनिक कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडियन कम्युनिटी से या इंडिया के साथ रिलेट नहीं कर पाती होगी, इसीलिए वो चाइना के साथ सेटल हो रही है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है, आप अरुणाचल प्रदेश की डेमोग्राफी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बहुत कम लोग रहते हैं, पेट्रोलिंग भी बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ सकती है। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ को आगे ले जाते हुए। यहाँ पे हम आपको दिखा दें एक चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से, कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से किस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, राइट? सो दिस इज एरिया हेल्ड बाय चाइना, दैट इज अक्साई चिन एरिया। और ये काराकोरम पास वाला इलाका है जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया था। फर्दर आप देखें तो ये वाला जो इलाका है, दैट इज़ द मिडिल रीजन, राइट? एंड दिस इज अगेन उत्तराखंड पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, और ये है हमारी मैकमोहन लाइन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास, राइट? और अरुणाचल प्रदेश का जो लार्जर एरिया है, ये पूरा इलाका चाइना कहता है कि हमारा है। तो इस तरीके से हमारा बॉर्डर जो है वो डिस्प्यूटेड है। फर्दर हम बात करें, अब दिल्ली में बहुत बवाल चल रहा है। सेकंड टॉपिक हमारा वही इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 69th अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 239 AA, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट? तो इसमें क्या बवाल चल रहा है? बवाल यही चल रहा है कि जो सेंट्रल ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं दिल्ली में, वो किसके कंट्रोल में होंगे? वो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में होंगे। विल दे बी in the control of chief minister, or will they be in the control of you can say the lieutenant governor? This is the entire issue, दिस इज़ द इंटायर इशू, है ना? और इसमें अभी क्या हुआ, अब देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, विजिलेंस डिपार्टमेंट। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट किसके अंडर होता है? विजिलेंस डिपार्टमेंट का पर्पस क्या होता है? तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का पर्पस बेसिकली ये होता है कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ऑफिसर, जो पर्पस होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट का, वो ये देखने के लिए होता है कि जो करप्शन है, ऐसा तो नहीं है कि मंत्रिपरिषद और आईएएस ऑफिसर ये सब करप्शन कर रहे हो। तो अभी सेंट्रल विजिलेंस जो सेक्रेटरी हैं, उसके अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत बवाल हुआ है, बिकॉज ये सेंट्रल विजिलेंस सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने पे पूरा विजिलेंस का एक कमेटी बनाया, और
दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं अभी फिलहाल कि मनीष सिसोदिया जेल में भी हैं। अभी कोर्ट में गए तो 1 जून तक उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो एक्सटेंड कर दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की है। तो कहीं ना कहीं जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही है, जिसमें कि ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि दिल्ली, देखो अब सिंपल सी बात है, मैं शॉर्ट में इस इशू को समझाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और जब भी हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी किसके अंडर रहता है? यूनियन टेरिटरी रहता है अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, है ना, अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट की जब हम बात करें, तो यूनियन गवर्नमेंट के दो हेड होते हैं, एक होता है डी फैक्टो हेड और एक होता है डी ज्योर हेड, है ना, ये इंडियन पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। डी फैक्टो हेड किसको कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर। बाय डी ज्योर मतलब बाय लॉ कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट तो हर जगह हो नहीं सकता, प्रेसिडेंट हर जगह हो नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट का एजेंट, एजेंट कौन होता है? एक तरीके से प्रेसिडेंट का एजेंट होता है गवर्नर। क्या होता है? गवर्नर। कहाँ पे? गवर्नर्स होते हैं स्टेट पे, गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स पे। उसी तरीके से प्रेसिडेंट का एजेंट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के लिए होता है? ये गवर्नर होता है यूटी के लिए, राइट। और यूटी मतलब कि इनके, ये डायरेक्टली किसको आंसरेबल होते हैं? दे आर आंसरेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली टू द प्रेसिडेंट। ठीक। अच्छा, ये बात अलग है कि प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एड और एडवाइस करते हैं, और ये एड और एडवाइस बाइंडिंग होती है। तो एक तरीके से राष्ट्रपति राज्यों में जो भी कह कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने से ही करता है। बट देन यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पर्टिकुलरली अब हम दिल्ली की बात करेंगे। तो दिल्ली देखिए, जब यूनियन टेरिटरी था, स्टार्टिंग में जब आज़ाद हुए थे तो यूनियन टेरिटरी था और बड़े आसानी से उसको मैनेज करते थे, ये हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, दिल्ली बड़ा होता चला गया तो 69th अमेंडमेंट आया। 69th अमेंडमेंट के साथ हमने क्या किया, हमने दिल्ली के लिए एक आर्टिकल 239 ए इंट्रोड्यूस किया। और ये आर्टिकल 239 ए क्या कहता है? ये आर्टिकल 239 ए, अच्छा, गवर्नर के पास पावर कहाँ से आती है इन सबको मैनेज करने के लिए? तो वो आर्टिकल 306 से आती है, ठीक है। आर्टिकल 306 कहता है कि जो भी सर्विसेज हैं वो गवर्नर के अंदर होंगी। आर्टिकल 239 ए में क्या किया गया? एक लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस की गई। क्या किया गया? लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिल्ली, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया गया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिल्ली। अब दिल्ली है क्या? यूनियन टेरिटरी। किससे गवर्न होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के द्वारा गवर्न होगा। लेकिन जब आपने लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस करी तो मतलब यहाँ पे आपने क्या इंट्रोड्यूस किया? आपने इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया। इलेक्शंस का मतलब क्या होगा? एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इस मुख्यमंत्री के, राइट। अब ये चीफ मिनिस्टर अगेन किसको आंसरेबल है? ये चीफ मिनिस्टर आंसरेबल कहाँ है? आंसरेबल बिफोर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। अब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर कोई भी लेट से कोई बिल पास किया, कोई बिल पास किया, तो ये बिल पास करने के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। ये चीज़ में कोई पंगा नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं हम सर्विसेज की, जब बात करते हैं हम सर्विसेज की, एग्जीक्यूटिव मशीनरी की, आईएएस आईपीएस ऑफिसर की, तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्या होते हैं? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कह देता है वही करते हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, चलो बेटा, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके खिलाफ खूब सारा करप्शन कंप्लेंट आया है, तो करप्शन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करो। अब करप्शन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने जब चले जाते हैं तो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के मुख्यमंत्री हमारे सामने ये कहते हैं कि यार देखो, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमें चुना है, तो तुम हमारे अगेंस्ट ऐसा कैसे कर सकते हो? करप्शन, मतलब उनका कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे अगेंस्ट करप्शन मैटर्स इन्वेस्टिगेट मत करो, पर वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति की सुनता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सुनता है, तो प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसी पोजीशन में है कि चीफ मिनिस्टर को नस्ते नाबूद कर सकती है, जड़ से खत्म कर सकती है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और ये बड़ी है पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल में कमियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो पहला हमने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला मुद्दा देखा, फिर हमने चाइना वाला मुद्दा देखा, और अब हम ये दिल्ली वाला मुद्दा देख रहे हैं। तो इसमें आरोप, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है और आरोप क्या लगाया है, एक तरीके से फाइंडिंग की है कि 52.71 करोड़ रुपीस लगे हैं चीफ मिनिस्टर के अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल रेसिडेंस को बनाने में, दैट इज 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस, और ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने बनाया है।
डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की गई है सक्सेना के गाइडेंस में, सक्सेना के गाइडेंस में। और जो विजिलेंस के इस समय सेक्रेटरी हैं दैट इज YVVJ राजशेखर। YVVJ राजशेखर केंद्र सरकार चाहती है कि ये विजिलेंस के सेक्रेटरी बने रहें। और वहीं जो सर्विसेज के मिनिस्टर हैं स्टेट में, सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद जो सर्विसेज हैं वो हम डिसाइड करेंगे। तो YVVJ राजशेखर केंद्र सरकार के एजेंट हैं। केंद्र सरकार उनको प्रेशर बना रही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ विजिलेंस एक्टिविटी बढ़ाओ। लेकिन सौरभ भारद्वाज का कहना यह है कि विजिलेंस सेक्रेटरी कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे। और इसी के तहत आज एक एडिटोरियल भी आया है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भी चीज़ें प्रिपेयर की गई हैं, है ना, जो भी चीज़ें प्रिपेयर की गई हैं उसमें जो ऑनरेबल सीएम मैडम के कहने पे की गई हैं। अब ये सीएम मैडम कौन है, अब आप इशारा समझ लीजिए किसको लिए कह रहे हैं। ये ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल की वाइफ के लिए कह रहे होंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि 2002 में शीला दीक्षित ने भी काफ़ी चीज़ें चेंज कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन विजिलेंस कमीशन ने ये कहा कि PWD ने किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी, या किसी भी तरह का सजेशन नहीं दिया था कि मुख्यमंत्री के आवास में किसी भी तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है। तो आखिरकार जब तक, क्योंकि अब देखिए दिल्ली चीफ मिनिस्टर का अगर इतना आलीशान बंगलो बना है तो अच्छी बात है कि ठीक है मुख्यमंत्री हैं तो इनका घर बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये पैसा जो लग रहा है ये दिल्ली के लोगों का लग रहा है ना, ये टैक्स पेयर्स मनी है। तो टैक्स पेयर मनी सीएम का रेसिडेंस बनाने में यूज अगर कर रहे हैं आप, तो कोई बहुत वैलिड रीजन होना चाहिए। अदरवाइज आप पब्लिक मनी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए पब्लिक मनी को यूज नहीं कर सकते। तभी तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पिक्चर में आया है। और यहाँ पे शीला दीक्षित ने भी 2002 में डिमांड की थी। दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2002 के दिल्ली असेंबली के रेजोल्यूशन में चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली को पूरा स्टेट बना दीजिए, उसको यूनियन टेरिटरी अब रहने से कोई मतलब नहीं है। राइट। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन मांग रही है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पे हावी हो रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम सबको, सारे ऑपोजिशन को एकजुट आना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने उस पर अटैक करते हुए कहा कि 2002 में तो आपकी कांग्रेस पार्टी की जो उस समय मुख्यमंत्री थी दिल्ली में, शीला दीक्षित, उन्होंने ही कहा था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्टेट बना दीजिए। मिनिस्टर ने मिस्टर मार्किन को भी अटैक किया और कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑनगोइंग टसल है वो सेंटर के साथ, वो आम आदमी पार्टी की गलती है। और 2002 में सेंटर को उन्होंने एक्यूज़ किया था। अच्छा, ये चीज़ अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली रिप्रेजेंट्स द नेशनल कैपिटल एंड बिलोंग्स टू द इंटायर कंट्री, हेंस द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डज नॉट अप्लाई देयर। Moreover, the city is not referred to as Delhi, but National Capital Territory of Delhi in the Constitution. So there is no point to fight with central government. This is what the opposition party is trying to instruct आम आदमी पार्टी। अब क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की है तो इस एडिटोरियल को भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, इस एडिटोरियल में ऑथर ने कहा है कि अच्छा हुआ क्या है, सिनारियो क्या है। तो सिनारियो ये है कि 19 मई 2023 को हमारे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के ऊपर जो दिए गए फैसले हैं उसको खारिज करते हुए या उसके अपोजिट एक उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123, संविधान के आर्टिकल 123 में ये पावर है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट बैठी नहीं है, तो राष्ट्रपति 6 महीने के लिए एक टेम्पररी कानून बना सकता है जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो उन्होंने इस ऑर्डिनेंस में क्या किया, एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल डेरी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। इस ऑर्डिनेंस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस के फैसले को निगेट करते हुए सर्विसेज को वापस से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डाल दिया गया है। और आर्टिकल 239 ए क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के तहत ये चीज़ की गई। और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 239 ए क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली की जो सरकार है और यूनियन गवर्नमेंट जो है, उसके बीच में कुछ पावर शेयरिंग की बात की गई है। और यहाँ पे यूनियन के पास आनी चाहिए सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और सारी चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जो ऑर्डिनेंस है, जो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज करके ऑर्डिनेंस इशू किया है और आर्टिकल 239 ए में बदलाव कर दिए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते।
आर्टिकल 239 ए में कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला रास्ता लेना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है आर्टिकल 368 में। आप नॉर्मल ऑर्डिनेंस को यूज करके, आर्टिकल 123 की ताकत को यूज करके आप आर्टिकल 239 ए को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पार्लियामेंट में बात करनी पड़ेगी, राइट। और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस एडिटोरियल को ध्यान से ही पढ़िएगा। तो ये हुआ कवर हमारा दिल्ली वाला मामला। इसके बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी मामला हमारे सामने आया है, और ये है गुजरात वर्सेस तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अमूल कंपनी, अमूल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो तमिलनाडु से अपना जो मिल्क है वो बाय ना करे। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने थर्सडे को ये कहा, अमित शाह के साथ कहा कि अमित शाह, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर है अमित शाह, तो उनका इंटरवेंशन मांगा। उन्होंने कहा कि अमूल टू डिजिस्ट फ्रॉम प्रोक्योरिंग मिल्क फ्रॉम मिल्क शेड एरिया ऑफ आविन इन तमिलनाडु विथ इमीडिएट इफेक्ट। अगर अमूल कंपनी आके तमिलनाडु के का जो पूरा मिल्क है, मिल्क प्रोक्योर कर ले जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु के ग्वाले पैदा कर रहे हैं, तो तमिलनाडु के कंपनीज, तमिलनाडु की कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनके लिए रिक्वायरमेंट है उस मिल्क का, वो कहाँ से लेंगे। तो एक तरह का अनहेल्दी कंपटीशन कोऑपरेटिव्स के बीच में क्रिएट हो रहा है, और मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट इससे काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, और इससे एक तरह का अधिकार भी उन सबका इन्फ्रिंज हो रहा है। तो इस तरह का अगर क्रॉस प्रोक्योरमेंट चलता रहा तो प्रॉब्लम्स जो कंज्यूमर्स की हैं वो बढ़ेंगी, और मिल्क शॉर्टेज का सिनारियो जो है वो भी बढ़ जाएगा। और इस तरह का क्रॉस प्रोक्योरमेंट हमारे ऑपरेशन वाइट फ्लड, जो ऑपरेशन वाइट फ्लड फॉर डेयरी, इसके अगेंस्ट है। ये अमूल का जो एक्ट है, ये आविन मिल्क शेड एरिया में दूध खरीदना, ये ट्रू कोऑपरेटिव स्पिरिट के खिलाफ है। तो अमूल एक मिल्क ब्रांड है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का, और आविन एक मिल्क ब्रांड है तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड का। और इसमें अगर हम बात करें, अमूल अपने सभी प्रोडक्ट्स को आउटलेट में सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया बेचता है, और वो अपना मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है वो तमिलनाडु से करने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु में बेचना है तो वहीं से दूध खरीदो और वहीं बेचो, ऐसा है उसका। तो उन्होंने कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लाइसेंस जो है, उसके बाद हर जगह पे ये प्रोसेसिंग प्लांट जो है अपने लगाने लगे हैं। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कहीं पे भी ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की उसको सहमति है। और लेकिन स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ compete करना पड़ जाएगा, तो उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन का कहना है कि ये जो रोल ऑफ कोऑपरेटिव है अमूल का, दिस इज गोइंग टू बेसिकली अफेक्ट एवरीथिंग। ये रीजनल कोऑपरेटिव्स जो हैं, जो कि बेडरॉक हैं डेयरी डेवलपमेंट का स्टेट्स में, उनको ख़त्म कर दोगे आप, है ना, उनको ख़त्म कर दोगे आप। क्योंकि पर ऐसा मत करिए, बिकॉज दे आर बेटर सूटेड देन यू नर्चर प्रोड्यूसर्स एंड कुशन कंज्यूमर्स फ्रॉम आर्बिट्ररी प्राइस हाइक्स। इस तरह की बात इन्होंने कही है, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 टियर कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया है 1981 से, वहाँ पे कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा है रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। आविन कोऑपरेटिव 9673 मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फंक्शनल इन रूरल एरियाज। 35 लाख लीटर्स पर डे ऑफ मिल्क ये पैदा करते हैं 4.5 लाख पोरिंग मेंबर्स से। और इस अरेंजमेंट में मिल्क प्रोड्यूसर को एश्योर किया जाता है कि आपको रेम्यूनरेटिव और यूनिफॉर्म प्राइसेस सालाना मिलते रहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, जो तमिलनाडु के जो ग्वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अमूल जैसी कंपनी आके उनको डिस्टर्ब ना करे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरा न्यूज़ हमारे पास ये है कि महाराष्ट्र के स्पीकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑफिस का जो स्कोप है वो वाइडन कर दिया है। और इस जजमेंट को भी आप पढ़ेंगे, ये सेना वर्सेस सेना वाला जजमेंट, हालांकि ये कवर हो चुका है हमारे करंट अफेयर्स में, पुरानी न्यूज़ है, तो हाईलाइटेड एरियाज आप रीड करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास आ रहा है वो जज का रिक्यूज़ करना आ रहा है। जजेस रिक्यूज़ देमसेल्व्स। जजेस रिक्यूज़ देमसेल्व्स का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, रिक्यूज़ल आपसे कभी भी पूछा जाएगा ना अगर आपके पेपर में, तो आपसे इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा जितना इन डेप्थ ये आर्टिकल समझा रहा है। लेकिन हमें सिर्फ जजेस के रिक्यूज़ल का मतलब पता होना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप जज हो तो आप कभी कभी किसी पार्टी के साथ कनेक्शन हो सकता है आपका। मान लो आपका भतीजा आ गया, आपका बेटा आ गया, एक पार्टी बन के केस लेके आया और आप उसी कोर्ट में जज हो, तो आप ऐसे मामले की सुनवाई नहीं करेंगे जहाँ पे कि आप बायस्ड डिसीजन दे सकते हैं, राइट। ऐसे मामले की सुनवाई आप नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं रिक्यूज़ल।
तो रिक्यूजल किन ग्राउंड पे करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिक्यूजल के बारे में कहा गया है? नहीं कहा गया है। कोई कानून व्यवस्था है, कोई लॉ है जो रिक्यूजल के बारे में कहता है? इंडिया में कोई लॉ नहीं है। ये रिक्यूजल क्या है, जजेस ने खुद अडॉप्ट किया है। अब जैसे रंजन गोगोई हैं, अब रंजन गोगोई आसाम के हैं, और आसाम का नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, आसाम में एनआरसी चल रहा था 2019 में, तो रंजन गोगोई साहब ने वो मामले की सुनवाई की। लोगों ने कहा कि नहीं, रंजन गोगोई को वो मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो खुद गोगोई हैं, आसाम के हैं, तो वो बायस डिसीजन ले सकते हैं। तो रंजन गोगोई ने फिर सुनवाई नहीं की। उसी तरीके से अभी रिसेंट में हुआ था भीमा कोरेगांव का बैटल, भीमा कोरेगांव का जो केस हुआ है मुंबई का, उसमें हमारी जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, वो नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लॉ सेक्रेटरी थी, सॉरी, भीमा कोरेगांव में जो जजेस ने रिक्लूज़ किया था अपने आप को, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने रिक्लूज़ किया था। बेला त्रिवेदी की बात करें, जस्टिस बेला त्रिवेदी, वो बिल्किस बानो की पिटीशन में नहीं बैठी। बिल्किस बानो की पिटीशन में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि वो लॉ सेक्रेटरी थी 2004 से 2006 में गुजरात सरकार के लिए। तो बिल्किस बानो के मामले में बेला त्रिवेदी ने गुजरात सरकार को 2004 से 2006 में सलाह दी है। अब जब उन्होंने उस टाइम सरकार को सलाह दी है और आज वो जज बन के बैठी हुई हैं, तो बायस डिसीजन दे सकती हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे? रेक्लूज कर लेते हैं जज खुद को। जब जज अपनी मर्जी से अब डिसीजन ना दे या उस मामले की सुनवाई खुद ना करे और बोले कि आप दूसरे जज के पास ले जाइए, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेक्यूजल। ठीक है। फर्दर यहाँ पे दूसरी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है तमिलनाडु का जो स्केप्टर है सेंगोल चोला एम्पायर का, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा 28 मई को, जब हमारे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू को ये चीज़ ट्रांसफ़र की गई थी एज अ सिंबॉलिक ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब बात इसी पे आ रही है क्या कि वाकई में ये जो सेंगोल है, अगर ये हम नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में यूज़ करेंगे, तो क्या ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर वाकई में हुआ था? क्या ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था? होता क्या है ना, जब एक राजा दूसरे राजा को अपना तख्त देता है तो कुछ ऐसा सिंबल देता है, कुछ ऐसा साइन देता है, क्योंकि नए राजा को रिमाइंड करता है उसकी राइटियस ड्यूटी के बारे में, राइट? तो ये इसी के ऊपर पूरा अब सियासी दलदल बन चुका है और डिसाइड किया है इन्होंने। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये जो स्पेक्टर है, जिसको स्केप्टर है, जो सेंगोल है, वो आ कहाँ से रहा है? तो ये थिरुववाधवथारई अधिनम, तमिलनाडु के थिरुववाधवथारई अधिनम मठ से आ रहा है, जिसने इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आज़ादी की शाम को ये चीज़ ट्रांसफ़र की गई थी और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। गवर्नमेंट के जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो लास्ट वॉइस रॉय थे, उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि कोई प्रोसीजर है क्या आपके पास जिससे हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर को दर्शा सकें? तो रहनू ने सी राजगोपालचरी, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, उनसे बोला। तो राजगोपालचरी जी ने बताया कि देखिए, थिरुववादुथाराई अधिनम में के पास एक स्केप्टर प्रिपेयर किया गया है, जिसको दिल्ली हम लेके आ रहे हैं, और जो हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि पूरी दुनिया समझ जाएगी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो चुका है, राइट? अब इसके बाद कुछ किताबों के नाम हैं जो यहाँ पे चर्चित हैं, और इस किताबों के नाम में कह रहे हैं कि इन किताबों से हमें पता चलता है कि ये सेंगोल जो ट्रांसफ़र किया गया था, ये सही था या गलत था, या वाकई में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो फ्रीडम ऑफ मिडनाइट किताब का जिक्र है, जो डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने लिखी। अम्बेडकर साहब की किताब है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये याद रखेंगे। पेरी एंडरसन की किताब है इंडियन आइडियोलॉजी। यास्मीन खान की किताब है द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इन सभी किताबों का जिक्र हमारे सामने आता है, तो इनके ऑथर्स और बुक नेम्स जो हैं वो हम याद रखेंगे, राइट? इसके बाद हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस बार भयंकर क्रॉप प्रोडक्शन होने वाला है, गेहूं का, चावल का, मेज़ का, बाजरा का, सॉइल ऑयल सीड्स का, शुगर केन का, कॉटन का, जूट का, सबके में प्रोडक्शन जो है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो वो न्यूज़ आप देखेंगे। अमित शाह ने पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में जो ये विवाद चल रहा है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया, तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपने संविधान पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपने कानून पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार का जो हेड होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है, पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में कभी बैठता नहीं है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है, पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बैठता नहीं है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में बैठता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट में बैठता है, उसी को इनॉग्रेशन करने की परमिशन होनी चाहिए, और अगर वो इनॉग्रेट कर रहा है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी छत्तीसगढ़ असेंबली का भूमि पूजन कराया था,
मणिपुर और तमिलनाडु में भी सोनिया गांधी जब मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रेसिडेंट थी तब इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, तो मुख्यमंत्री भी नहीं थी और इन स्टेट्स के गवर्नर्स को नहीं बुलाया गया था। सिमिलरली ये काम चंद्रबाबू नायडू और गोगोई साहब ने आसाम और आंध्र प्रदेश में किया है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सियासी बातें हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। प्रवीण सूद फाइनली सीबीआई डायरेक्टर की तरह रह चुके हैं, ये कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट आई है। चाइना के हैकर्स यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हैकिंग कर रहे हैं, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। चाइना ने इस पूरी बात को झुटलाया है। वैगनर ग्रुप जो है ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जिसने कि बाखमुत एरिया में पूरी तरीके से रशियन आर्मी को नस्ते नाबूद करने के मजबूत करने की कोशिश की और यूक्रेनियन आर्मी को हराया है। अब ये इसके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं ये कह रहे हैं कि हमने 10,000 लोग हमने गंवाए हैं, 10,000 प्रिजनर्स गंवाए हैं और अब हम ये पूरा इलाका रशिया को ट्रांसफ़र करेंगे। यूएस की वीज़ा पॉलिसी से बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं है। यूएस ने अपनी वीज़ा पॉलिसी को चेंज किया जिसमें कहा कि बांग्लादेश में जो भी कोई व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में दखल अंदाजी करके डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमज़ोर करता है, हम उसको यूएस आने नहीं देंगे। तो इन दिस लाइट ये पूरा न्यूज़पेपर आपको शेयर कर हो जाएगा और आप सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को करिएगा। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी टेकिंग योर लीव फ्रॉम टुडेज एनालिसिस। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।